गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, उसकी फर्स्ट यूनिट प्राइम मिनिस्टर और उसकी पावर के बारे में था। और जो सेकंड यूनिट है वो कार्यपालिका के बारे में है। आप सबको पता है कि किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। भारत में भी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके 3 अंग हैं। और वो अंग कौन से हैं बेटा? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कार्यपालिका के बारे में आपको बताएंगे कि कार्यपालिका क्या होती है और इसके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा, कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य की उन इच्छाओं को कार्यान्वित करती है जिन्हें कानून का रूप दिया जाता है। प्राय कार्यपालिका सरकार का प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सबसे अधिक क्रियाशील अंग है। यानी कि बेटा साफ स्पष्ट दिखाई देने वाला क्रियाशील अंग है। कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून द्वारा व्यक्त की गई लोगों की इच्छा को लागू करती है। इसलिए साधारण व्यक्ति इसे संपूर्ण सरकार मानता है। और कार्यपालिका के 2 रूप बताए गए हैं, एक नैरो और एक ब्रॉड, संकुचित और व्यापक। संकुचित अर्थों में कार्यपालिका के अंतर्गत राजाध्यक्ष तथा मंत्री ही आते हैं, परंतु व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राजाध्यक्ष, मंत्रिमंडल तथा सभी प्रशासनिक कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति से लेकर एक सिपाही तक, एक चपरासी तक कार्यपालिका के सदस्य हैं। यानी कि ये बेटा किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी का केवल कार्यपालिका के संकुचित अर्थ से ही संबंध है। कार्यपालिका का अर्थ निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है। यानी बेटा कार्यपालिका क्या है? जो देश का कानून है, लोगों की इच्छाएं हैं, उनको लागू करती है। और देश के जो शासनाध्यक्ष है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति से लेकर एक छोटे से छोटा सिपाही या फिर चपरासी तक किस में शामिल होता है? कार्यपालिका में होता है। और यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। बेटा अलग अलग विद्वानों ने कार्यपालिका के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है। अगर हम बात करें, गिलक्राइस्ट जो राजनीति के महान विद्वान हैं, उन्होंने कार्यपालिका को किस तरह अपने शब्दों में पिरोया है या किस तरह कार्यपालिका की डेफिनेशन बताई है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधियों के रूप में निर्मित उन इच्छाओं को क्रियान्वित करता है। यानी कि कार्यपालिका शासन का कैसा अंग है? जो भी देश में विधि अपनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, उनको जनता की इच्छा के अनुरूप क्रियान्वित करता है। इसी तरह बेटा जो हिटलर, C.H. हिटलर, ये भी राजनीति के महान विज्ञाता या बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कार्यपालिका की डेफिनेशन किस प्रकार दी है कि कार्यपालिका से आशय शासन के उस अधिकारी से है जो विधियों को क्रियान्वित करता है और उनको प्रभावी बनाता है। इसी तरह गार्नर ने भी अपने शब्दों में कार्यपालिका की परिभाषा व्यक्त की है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी और एजेंसियां शामिल हैं जिनका संबंध राज्य की उन इच्छाओं को क्रियान्वित करने से है जिन्हें कानून के रूप में सुनिश्चित करके अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि बेटा सभी जो लेखक हैं उनकी परिभाषाएं मिलती जुलती हैं कि कार्यपालिका का मतलब शासन के अंग से है, जो इसकी नीतियां बनाई जाती है, नीतियां लागू की जाती है, वो इस प्रकार लागू की जाती है जो जनता के इच्छा के अनुरूप होती है। यानी कि ये वो परिभाषा है जो अलग अलग लेखकों ने अपने अनुरूप दी है। कार्यपालिका के डेफिनेशन के बाद
अब बात आती है बेटा कि कार्यपालिका के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। कार्यपालिका किस प्रकार के कार्य करती है। तो सबसे पहले तो बेटा कूटनीतिक कार्य। कार्यपालिका को अन्य देशों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस क्षेत्र में विदेशों में राजदूत तथा अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि भेजना, विदेशों से आए राजदूत को अपने यहाँ मान्यता देना, अन्य राज्यों को मान्यता देना, संधि करना, समझौते करना, युद्ध तथा शांति की घोषणा करना आदि कार्य शामिल हैं। यह ठीक है कि इन कार्यों पर विधानमंडल का निरीक्षण तथा निर्देशन भी रहता है, लेकिन फिर भी राज्य के विदेशी संबंधों में कार्यपालिका ही सबसे अधिक प्रभावशाली है। ये जो कूटनीतिक कार्य है बेटा, शांति के लिए, झगड़े के लिए, संधि के लिए, समझौते के लिए, इन सब से संबंधित कार्य कौन करता है? कार्यपालिका। फिर बात आती है बेटा कि प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक मामलों में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाना और शासन चलाना है। इस कार्य के लिए अलग अलग प्रशासनिक विभागों का गठन किया जाता है। यानी कि बेटा विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का लागू करवाना, इन पर शासन चलाना, पालन करना, ये प्रशासनिक संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। फिर जो उसके कार्य हैं वो है बेटा सैनिक कार्य। कार्यपालिका को देश की प्रोटेक्शन के लिए सैनिक कार्य करने पड़ते हैं। बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक जो उपद्रव से राज्य की रक्षा करने के लिए जल, थल, वायु तीनों प्रकार की सेनाएं संगठित की जाती हैं। यानी कि हमारे देश में जो तीनों प्रकार की सेनाएं हैं वो किसके द्वारा गठित की जाती हैं? कार्यपालिका के द्वारा गठित की जाती हैं। कार्यपालिका युद्ध काल में सेना का सफलतापूर्वक संचालन करती है। यद्यपि तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, परंतु राज्याध्यक्ष ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और राज्याध्यक्ष कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति। इस समय हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और वो कौन से नंबर पर भारत के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर पर। ठीक है, वो इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और राज्यसभा के MP रह चुके हैं। यह भी युद्ध आरंभ तथा समाप्त करने की घोषणा करता है। आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए सेना का प्रयोग कर सकता है। ये सब कार्यपालिका के कार्य हैं बेटा। फिर न्यायिक कार्य क्या है? कार्यपालिका न्याय करने का अधिकार भी रखती है। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को राज्याध्यक्ष समाधान दे सकता है। यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है बेटा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है या बिल्कुल उसको क्षमादान कर सकता है। वह किसी अवसर पर आम माफी की घोषणा भी कर सकता है, जिससे बड़ी संख्या में कैदियों को मुक्ति हो जाती है। कार्यपालिका न्यायालयों का संगठन करती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करती है। इसी तरह बेटा विधानीय कार्य। कार्यपालिका विधानीय क्षेत्र में भी अधिकार रखती है। वह विधानमंडल के अधिवेशन बुलाती है, स्थगित करती है, निम्न सदन को भंग करके चुनाव करवाती है। यद्यपि कानून विधानमंडल ही बनाता है, परंतु अधिकांश विधेयक कार्यपालिका द्वारा ही पेश किए जाते हैं। उन्हें पास करवाने में मंत्रियों का भी विशेष प्रभाव रहता है। कार्यपालिका अध्यक्ष की स्वीकृति दिए बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनाता। राज्याध्यक्ष अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ राज्याध्यक्ष से बेटा किससे मतलब है? राष्ट्रपति से है। इस प्रकार कार्यपालिका कानून बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार बेटा वित्त से संबंधित कार्य भी यह करती है। कार्यपालिका ही सरकार का बजट तैयार करती है तथा उसे संसद में पेश करती है, पास करवाती है। कानून के अनुसार ऋण, मालगुजारी एकत्रित इकट्ठा करती है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के खर्च के लिए धन की स्वीकृति विधानमंडल के पास करवाती है। ये वित्तीय कार्यों से संबंधित कार्य भी कार्यपालिका का काम है। इसी तरह जो अन्य काम है बेटा,
प्रोफेसर गार्नर ने कार्यपालिका अध्यक्ष के कुछ विभिन्न कार्यों का उल्लेख भी किया है। कुछ देशों के जो राजाध्यक्ष हैं उनको व्यावसायिक उपलब्धियां प्रदान करने, विदेशियों को नागरिकता देने, अधिकारों को जितने भी अधिकारी हैं तथा अनाथ बच्चों को पेंशन तथा भत्ते दिलवाने, प्राइवेट नियमों को कानूनी करार देने तथा जो सस्पेंड किए गए हैं उनको राज्य की सुरक्षा के लिए यथोचित कदम उठाने के लिए भी अधिकार प्राप्त है। यानी ये वो शक्तियां हैं कार्यपालिका की, जिसमें प्रशासनिक कार्य भी आते हैं, सैनिक कार्य भी आते हैं, न्यायिक कार्य भी आते हैं और विधायी कार्य भी आते हैं, वित्तीय कार्य भी आते हैं। ये सब किसके कार्य है बेटा? कार्यपालिका के। तो निष्कर्ष के रूप से यह बात स्पष्ट होती है कि कार्यपालिका को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, परंतु कार्यपालिका का मुख्य कार्य शासन का प्रबंध करवाना और कानूनों को लागू करना है। शासन का कार्य सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसको और भी काम सौंपे गए हैं। प्रत्येक देश में एक जैसी कार्यपालिका नहीं है, अतः कार्य भी एक जैसे नहीं हैं। हमने आपको बताया बेटा कि प्रत्येक देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। भारत में भी अपनी एक सरकार है और इस सरकार के 3 अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों अंग अपने अपने कार्य करते हैं। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, यह सरकार के 3 अंग हैं। अब बात आती है बेटा कार्यपालिका के कितने रूप हैं। देखो बेटा, कार्यपालिका के बहुत रूप हैं। सबसे पहला जो रूप है वो है नाम मात्र की कार्यपालिका। जब शासन का कार्य किसी व्यक्ति के नाम पर चलता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कोई और करता है तो उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत का उदाहरण हम दें, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या राजाध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में जो पावर है वो किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास है। इसी तरह इंग्लैंड की रानी भी क्या है? कार्यपालिका अध्यक्ष है। वह इनकी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, अध्यक्ष का केवल नाम ही रहता है। यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत देश का राष्ट्रपति और इंग्लैंड की रानी है। यानी कि ये 2 व्यक्ति हैं जो नाम मात्र की कार्यपालिका से संबंध रखते हैं। दूसरी जो कार्यपालिका है बेटा वो क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से सभी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है जो संविधान तथा कानून द्वारा उसको दी गई हैं, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत तथा इंग्लैंड के मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कि बेटा वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और भारत में भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास है। इसी तरह एकल कार्यपालिका, जब शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग एक ही व्यक्ति करता है तो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे अमेरिका, चिली, मैक्सिको, पेरू, ब्राजील देशों में एकल कार्यपालिका है। इन देशों के जो राष्ट्रपतियों को संपूर्ण शासन सत्ता प्राप्त है। इनके विधानमंडल भी हैं, परंतु मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के निजी सचिवों के रूप में कार्य करते हैं। और इसी तरह बहुसंख्यक कार्यपालिका में कार्यपालिका शक्तियां एक से अधिक व्यक्तियों में निहित होती हैं। यानी एकल में बेटा सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में सीमित हो जाती हैं और बहुसंख्यक में बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में चली जाती हैं। रूस तथा स्विट्जरलैंड में बहुसंख्यक कार्यकारिणी परिषद है। और इसी तरह अध्यात्मक कार्यपालिका एक निश्चित राष्ट्रपति प्रमुख शासनाध्यक्ष होता है। सारे शासन के लिए वही उत्तरदायी होता है। वह अपनी सहायता के लिए सचिव और मंत्री नियुक्त करता है, परंतु इन मंत्रियों का विधानमंडल से कोई संबंध नहीं होता और न ही विधानमंडल के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। और संसदीय कार्यपालिका,
संसदीय कार्यपालिका उसे कहा जाता है जिसमें मुख्य कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मात्र की सत्ता रखता है और वास्तविक सत्ता का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति जिम्मेवार होता है। दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। भारत, इंग्लैंड, कनाडा, जापान आदि देशों में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है। इसी तरह बेटा वंशानुगत कार्यपालिका है, निर्वाचित कार्यपालिका है, मनोनीत कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है। यानी कि ये सभी कार्यपालिका के विभिन्न रूप हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में अस्थायी अथवा राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो बहुमत तक अपने पदों पर बने रहते हैं। विधानमंडल इन्हें पहले ही पद से हटा सकते हैं। इनका पद अस्थायी होता है। इनकी नियुक्ति राजनीतिक दलों से होने के कारण इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। इनका पद स्थायी नहीं होता। ये कभी भी स्वयं अपने पद से भी त्यागपत्र दे सकते हैं अपनी मर्जी से, अथवा इन्हें एक निश्चित अवधि से पहले भी हटाया जा सकता है। इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसी तरह बेटा स्थायी कार्यपालिका प्रशासन के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। इन्हें एक सुनिश्चित या निश्चित आयु पर नौकरी दी जाती है और निश्चित आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। पद से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पेंशन दी जाती है। सरकार के बदलने पर ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसी तरह बेटा तानाशाही कार्यपालिका, यदि कोई सैनिक अधिकारी सैनिक क्रांति के बल पर शासन सत्ता अपने कंट्रोल में कर ले तो वो तानाशाह बन सकता है। यानी तानाशाह कार्यपालिका में बेटा एक व्यक्ति का शासन होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है और उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून होता है। वो पूरे देश की सेना को अपने कंट्रोल में कर लेता है और तानाशाह बन जाता है। आज भी बहुत से देशों में किसी न किसी रूप में तानाशाही सरकार है। तानाशाह का वंशानुगत अथवा संवैधानिक आधार नहीं होता। इस प्रकार कार्यपालिका के बेटा विभिन्न रूपों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान युग में सैद्धांतिक तौर पर कार्यपालिका के रूपों को स्थायी रूप में निश्चित करना सरल नहीं है। प्रत्येक देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति अलग अलग है। इसीलिए सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं है। आज कार्यपालिका विशुद्ध रूप से नहीं है, वह अनेक रूपों का मिश्रण है। अगर भारत में हम कार्यपालिका की बात करें तो भारत में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के पास ही कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं। वही वास्तव में वास्तविक कार्यपालिका है। आज हमने बेटा अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कार्यपालिका के कार्यों के बारे में बताया कि कूटनीतिक कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य करती है, सैनिक कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है, विधायी कार्य करती है, वित्तीय कार्य करती है। और कार्यपालिका के विभिन्न रूपों पर भी प्रकाश डाला कि कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका भी होती है बेटा, वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, एकल कार्यपालिका भी होती है, बहुसंख्यक कार्यपालिका भी होती है, राजाध्यक्ष कार्यपालिका भी होती है, संसदीय कार्यपालिका भी होती है, वंशानुगत कार्यपालिका भी होती है, निर्वाचित कार्यपालिका भी होती है और मनोनीत कार्यपालिका भी होती है। हमने बेटा आज आपको कार्यपालिका के विभिन्न रूपों की जानकारी दी, कार्यपालिका के अर्थ के बारे में बताया और कार्यपालिका के विभिन्न कार्यों के साथ इसके विभिन्न रूपों को भी आपको बताया है।